नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया एफएसटी टेस्ट 33 का, जिसमें पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 to 75 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन मैं करूंगा और 76 से लेकर के 100 यानी कि 25 क्वेश्चन शिल्पा मैम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इस मुहिम के तहत हमारा मिशन है आपका 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के निर्देशानुसार इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आइए बात करते हम लोग हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया एफएसटी टेस्ट एफएसटी 33 का, और इसमें 51 हिंदी में हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नामकरण की आईपीएससी प्रणाली में कार्बनिक यौगिकों के कार्यात्मक समूहों के लिए प्राथमिकता का सही घटता हुआ क्रम है या सही घटता क्रम है। इसका मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में क्या हम लोग बोलेंगे, क्या फंक्शनल ग्रुप के प्रियॉरिटी का मतलब क्या समूह कार्यात्मक समूहों के प्रियॉरिटी का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। तो देखो भैया, सबसे पहले कौन सा आता है इसमें हम लोग बात करेंगे तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, सल्फोनिक एसिड SO3H आता है। अब देखो यहाँ पे तो COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या होता है आपका सल्फोनिक एसिड। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दे रहा है आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है, फिर CONH2 एसिडामाइड है, फिर क्या आपका एल्डिहाइड है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 52 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मध्यावता दिखाएगा, मतलब मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म की बात करेंगे, मध्यावता की बात करेंगे, तो यहां याद रखिएगा कि अगर पूछेगा मध्यावता मतलब मेटामेरिज्म कहां कहां पे पॉसिबल होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, ईथर में पॉसिबल होता है, आपका थायो ईथर में पॉसिबल होता है। हम लोग बात करेंगे 2 डिग्री एमीन में पॉसिबल होता है, और कहां पे पॉसिबल होता है, कीटोनिक ग्रुप में आपका पॉसिबल होता है। ठीक भैया, अब बात करेंगे, देखो यहां पे क्या दिया है। और लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग यहां पे लेते हैं, हम लोग इसको उठा लें, तो यहां पे R1 OR2, तो यहां पे R1 R2 के बराबर पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन मतलब सबसे न्यूनतम कार्बन, क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूनतम कार्बन, न्यूनतम कार्बन की बात करेंगे तो कितना होना चाहिए आपका, 4 कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन चाहिए, 4 कार्बन। यहीं से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लोग 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, इससे आप हम लोग स्टार्ट करें। देखो जैसे हम लोग लिखे CH3 CH2 और हम लोग ले रहे हैं क्या O, यहां पर CH2 और CH3। देखो भैया कितने कार्बन है, यहां पे देखो 2 और इधर 2, कितने हैं, 4 है। देखो एल्किल ग्रुप क्या है, यहाँ पे डाई इथाइल ईथर है, और इसी का हम लोग आइसोमेरिज्म बना दें, एंड यहां पर लिखते हैं CH3, यहां पर O CH2 और क्या हो जाए आपका CH3। इसका मतलब क्या बोलेंगे, मिथाइल, देखो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ प्रोपाइल हो गया, मतलब एल्किल ग्रुप का पोजीशन क्या हुआ, अलग अलग हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यावता, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोले हम लोग, देखो यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 1 है। कीटोनिक ग्रुप तो है भैया, लेकिन अगर इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो सेम, मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ बात देखो, यहाँ पे क्या मिनिमम 4 कार्बन, देखो 2 और 2 4 है, और यहाँ पे थायो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 2 है तो यहाँ पॉसिबल होगा ही नहीं, यहाँ 2 और 3 है, लेकिन ईथर तो है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होना चाहिए आपके, 4 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं निम्नलिखित एल्कीनों में से 1 ब्यूटीन 6 2 ब्यूटीन, और बात कर रहे हैं हम लोग क्या, ट्रांस 2 ब्यूटीन के लिए स्थिरता का घटता क्रम है। ठीक है, तो देखो भैया क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग बात करेंगे, तो देखो भैया क्या होगा आपका, यहां बात करें 1 ब्यूटीन, तो ऐसे लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर क्या हो जाएगा आपका CH3। इसी को बोलते हैं 1 ब्यूटीन।
और इसके बगल वाले कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और सिस 2 ब्यूटीन की बात करेंगे हम लोग तो सिस 2 ब्यूटीन की बात करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 और यहाँ पे क्या होगा आपका H और यहाँ पे H। इसका मतलब यहाँ पे बोलेंगे इसके बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या है आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओवरऑल बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 क्या हो जाएगा आपका अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, और बात करेंगे ट्रांस 2 ब्यूटीन का, तो यहाँ डबल बॉन्ड ले लीजिए, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, यहाँ H ले लीजिए और यहाँ पे H। देखो दोनों क्या है हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ क्या हो जाएंगे आपका ट्रांस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया ट्रांस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिस हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है 3, यहाँ पर भी 3, मतलब क्या बोलेंगे ये ओवरऑल बात करेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। जब 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन जब होगा तो दोनों में सेम हो गया। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, क्या अल्फा देखते हैं, 2 है 6 है 6 है, इन दोनों में क्या होगा आपका सेम हो गया। अब इन दोनों में सेम है तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस होता है, तो क्या होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन मोर स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू सिस के। तो देखो भैया ट्रांस मतलब थर्ड फिर सेकेंड फिर फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फिर फर्स्ट, स्थिरता घटता हुआ क्रम है, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें। देखो और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा आपका यही थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड एंड क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया आगे हम लोग बात करते हैं 54 का। देखो क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया, पूछा कि अभिक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr से उत्पाद होगा। इसका मतलब देखिए CH3 CH3 और डबल बॉन्ड क्या लिख दिया इन्होंने CH2। इसको क्या बोलेंगे 1 2 3, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन की जब हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड मतलब H2O2 ले लिया हम लोगों ने, मतलब क्या हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। क्या होगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहां पर जब एंटी मार्कोनिकॉफ होता है तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा होगा तो यहां पे क्या होगा आपका निगेटिव पार्ट, यहां पार्शियल निगेटिव हो जाएगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव पार्ट यहां पे जाके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपका यहीं पे CH3C और यहां पे क्या होगा आपका CH3, यहां पे क्या हो जाएगा आपका H और क्या लिख देंगे हम लोग CH2 और क्या हो जाएगा आपका Br। तो देख सकते हैं 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल ब्रोमो क्या होगा आपका प्रोपेन, या 1 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है, तो देखो ये कौन सा हो जाएगा आपका, यह देखिए यही एक ऑप्शन होगा आपका जो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। देखो और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा हमें, यही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर यही बात करेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन का, अगर HBr न दिया होता तो निगेटिव पार्ट कहां जुड़ता, लेस नंबर ऑफ कार्बन पे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, कार्बन के हाइड्रोजन पे जुड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका यहां पर क्या जुड़ता है आपका कौन Br या निगेटिव पार्ट आपका जुड़ जाता। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग है 55 का। कॉलम फर्स्ट में उल्लिखित शब्दों को कॉलम सेकेंड में दिए हुए शब्दों से मिलान करिए, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। तो देखो भैया अगर कार्बोनाइन की बात करेंगे तो कार्बोनाइन मतलब क्या होगा आपका जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो जैसे हम ऐसे बोले कि CH3 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहां पे क्या बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और sp2 होगा तो क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर क्या बोलेंगे हिंदी में त्रिकोणीय समतलीय बोलते हैं। तो यहां पे और क्या होगा आपका इम्पटी क्या होगा आपका पी कक्षक भी पाया जाएगा, खाली पी कक्षक पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कार्बोनाइन की बात करेंगे तो यही आपका क्या दे रहा है sp2 हाइब्रिड खाली पी कक्षक के साथ कार्बन हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट का तो क्या होगा सी, देखो भैया फर्स्ट का सी, यही एक आंसर आपका आ रहा है। ठीक, सेकेंड दिया हुआ है अति संयुग्मन, बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, तो अति संयुग्मन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए प्रजातियों जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कर सकती है, मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन वन लोन पेयर की क्या बोलेंगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक, यहां समावयवी की बात करेंगे आइसोमेरिज्म का, तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यही बोलेंगे हम लोग क्या कि थर्ड, देखो यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है, तो थर्ड का क्या होगा आपका, थर्ड का क्या होगा आपका, सेकेंड का एफ होगा ना। यहां देखो नाभिक स्नेही की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिली का मतलब क्या होता है, लोन पेयर क्या करना है, डोनेट करना है। देखो भैया, और अति संयुग्मन की बात करेंगे, अति संयुग्मन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका हाइपर, क्या निकटवर्ती कार्बोधनानिक कार्बन पर मौजूद खाली पी ऑर्बिटल के साथ CH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन। तो बस अब क्या हुआ, एक ही ऑप्शन जो मिल गया और कुछ है नहीं, तो हमको क्या आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 56 का। देखिए क्या दिया हुआ, नाइट्रोजन के आकलन के लिए जेलडाल विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए भैया हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जेलडाल के क्या, जेलडाल विधि का उपयोग कहां कहां पे नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। जेलडाल विधि की बात करेंगे तो कहां पे होगा, डाइज में आपका क्या होगा, आपका नाइट्रो ग्रुप में, एजो कंपाउंड में, रिंग वाले ग्रुप में बात करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, एजो कंपाउंड है और पीरियडिन रिंग फॉर्म है, तो इन सभी में क्या होगा आपका जेलडाल विधि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उपयोग नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। 2023 में एग्जाम, नेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपका क्या हुआ था, आया हुआ था। ठीक है भैया, चलिए तो क्या होगा, इन सभी मतलब आल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं 57 का। देखिए क्या दिया हुआ है, इथेन के संरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एथेन की बात कर रहा है, तो अगर इथेन की बात करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा, देखो क्या पूछा है, बंध कोण बदलता है लेकिन बंध की लंबाई समान रहती है। अच्छा चलिए एथेन का अब बात करते हैं हम लोग क्या, संरूपकों की बात करते हैं हम लोग। आइए तो देखो भैया, यहां इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। एथेन मतलब क्या होगा आपका CH3, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, एथेन। ठीक, अब यहां पे H लिख दे हम लोग, और जब इसका हम लोग एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी दो यहीं पे क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो यहां पे क्या होगा, हम ऐसे बना दें, यहां पे H जो इसके जस्ट पीछे है, और यहां पे हम इसको ऐसे बना दें। हमको ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको दिखाना होता है इसको। ठीक है ना भैया, तो ये क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम फॉर्म। इक्विलिब्रियम मतलब छुप जाना होता है। ठीक, अच्छा, और इसी का हम लोग देखिए एक और बना दे स्ट्रक्चर हम लोग यहां पे, और इसको हम लोग क्या करें 60 डिग्री पे हम लोग मूव करा दें। तो देखो भैया यहाँ पे जो डाइहेड्रल एंगल होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 डिग्री होगा। क्या होगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, 0 ऐसे पूरा बना लीजिए। यहाँ पे क्या होगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा 60 डिग्री। लेकिन अगर बॉन्ड क्या बोलेंगे इसकी, देखिए बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है भैया, इसके बीच में, तो क्या होगा आपका 109.5 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर भी क्या होगा, यहां पे इसके बीच की बात करेंगे तो 109.5 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या, देखो यहां पे डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू क्या 0 से क्या हुआ 60 डिग्री। लेकिन देखो यहां पूछा बंध कोण बदलता है लेकिन बंध लंबाई समान रहती है। अच्छा, लेकिन डाइहेड्रल अगर एंगल पूछता तब हम लोग मान लेते। तो देखो लिखा क्या है, बंध कोण और बंध लंबाई दोनों समान रहती है। बंध कोण, लेकिन ये तो क्या ये तो बंध को इसके बीच की बात कर रहा है ना हमको, तो क्या होगा बताइए। यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो बंध कोण और बंध लंबाई, यहाँ ये पूछता कि डाइहेड्रल एंगल, तो एंगल बदलता है, लेकिन बंध कोण और बंध लंबाई
क्या होती है, समान रहते हैं। ठीक है ना भैया, याद रखिएगा। अगर टॉरिजिनल एंगल की बात करते हैं हम लोग क्या, या डाइहेड्रल एंगल की बात करते हैं, तो ए बदल सकता है। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं क्या 58 अभिक्रिया में ए दिया हुआ है, तो पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट एक्स और वाई बनेगा। देखो भैया, अगर हम लोग एथाइन सी एच, तो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे, पहला हम लोग क्या NaNH2 NaNH2 सोडामाइड NaNH2 ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया। तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहां से निकलेगा तो क्या बन जाएगा बताओ भैया। देखो यहां पे H C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या हो जाएगा आपका Na। और जब फिर दूसरे स्टेप में जब रिएक्शन कराएंगे यहां पे किसके साथ, CH3 CH2 Br के साथ, तो क्या बन जाएगा H C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे क्या हो जाएगा आपका NaBr हमारा निकल जाएगा और क्या बन जाएगा CH2 CH3। इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे 1 ब्यूटाइन। क्या बोलेंगे 1 ब्यूटाइन। और फिर रिएक्शन करा रहे हैं यहां पे, जब इसकी फिर रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, पहला NaNH2 ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, तो बताओ भैया क्या बन जाएगा। फिर यहां से निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे क्या होगा आपका CH2 CH3, ये तो सेम रहेगा, लेकिन फिर यहां पे क्या जुड़ जाएगा आपका Na। अब फिर जब हम लोग क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, फिर जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे क्या CH3 CH2 Br की रिएक्शन कराएंगे, तो भैया यहां से आपका क्या होगा, आपका Na और Br निकल जाएगा। अब फिर क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। देखो भैया 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे 3 हेक्साइन। क्या बोल देंगे भैया इसको हम लोग 3 हेक्साइन। ठीक, तो देखो भैया कौन सा हो जाएगा आपका 3 हेक्साइन Y 3 हेक्साइन 2 ब्यूटाइन, नहीं भैया क्या होगा आपका 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं यहां पे 59 का। देखो क्या तारकोल किसका मुख्य स्रोत है, तो तारकोल की बात क्या लिखा हुआ है, साइक्लोएल्केन विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक यौगिक और एलिफैटिक यौगिक। याद रखिए तारकोल की बात कर रहे हैं तो किसके होते हैं, एरोमेटिक यौगिक के क्या होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है ना, एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड के। ठीक है ना, ये आपका याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। आइए भी आगे बात करते हैं। पूछा गया क्या यौगिक ए HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा आपका, जब ये बॉन्ड यहां से इधर टूटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या बेंजाइल कार्बोकैटायन हो जाएगा, और बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होगा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ का क्या प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, प्रोडक्ट जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे Br हो जाएगा और यहीं पे क्या जुड़ जाएगा आपका H, और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका ऐसे हम जोड़ देंगे और क्या होगा आपका ऐसे बना दे। ठीक, यहां पे आपका ए, यहां पे आपका क्या होगा H, यहां पे क्या होगा आपका Br, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका CH3। तो देखो भैया यहां पे जुड़ जाएगा, देख सकते हैं कौन सा होगा आपका, यही पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ दो ब्रोमीन कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पे दे दिया CH2 CH2 Br, यहाँ 3 कार्बन है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यही बोलता पेरोक्साइड ले लेता, पेरोक्साइड अगर ले लेता तो हमारा क्या बन जाता, आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाता। ठीक है ना, चलिए तो 60 का आंसर क्या हुआ भैया, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो गया। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं
61 का। पढ़िए और बताइए क्या बनना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड CCl3CHO सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद करता है, क्या उत्पाद बनाएगा? देखो भैया, CCl3CHO कि जब हम लोग रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? क्लोरोबेंजीन के साथ, C6H5Cl, इसके 2 मोल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा यहां से 2। अब देखो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा आपका? देखो भैया, C6H5 कार्बन C6H5, यहां पे क्या होगा आपका? एक हाइड्रोजन, ठीक, इसका, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका? बताओ। देखो यहां पे लिखा CCl3, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अच्छा, यहां पे Cl भी जुड़ा रहेगा ना, यहां पे क्या होगा आपका? Cl, तो क्या होगा आपका? लेकिन हम ऐसे देखें तो C6H4 कर दीजिए और अच्छा रहेगा। यहां देखो, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? इसको हम ऐसे बनाए तो और अच्छा रहेगा। रुक जाइए, हम ऐसे बना दें तो और बेस्ट बन जाएगा। और यहां क्या जोड़ दें हम लोग? Cl। यहां पे हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? Cl, और यहां पे भी क्या जोड़ देंगे हम लोग? Cl, यहां पे, ठीक। इसके पैरा पोजीशन में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? Cl। तो देखो भैया क्या हो जाएगा आपका? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? DDT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DDT, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन बोल रहे हैं, DDT बोलते हैं। तो मिला सकते हैं भैया, कौन सा आंसर होगा देख लीजिए आप लोग। यही हमारा क्या होगा आपका? 61 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलिए यहां पे क्या होगा आपका? थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग हैं 62 का। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एलाइलिक एल्कोहल है? एलाइलिक एल्कोहल की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं एलाइलिक ग्रुप कौन से होते हैं? तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। और इस एलाइलिक ग्रुप को यहां पे क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। ऐसे जुड़े हुए एल्कोहल को क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोल देंगे, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे एलाइलिक ग्रुप की बात करते हैं तो देखो भैया, यही क्या है आपका? एलाइलिक ग्रुप है और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे? एलाइल एल्कोहल बोल देंगे, ठीक है। बोलिए, देख लीजिए। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक ग्रुप। विनाइलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका? यहाँ पे 62 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आइए हम लोग आगे बात करते हैं 63 की। देखो भैया क्या दिया हुआ है? 63 की बात करें हम लोग तो देखो क्या दिया आपका है? 63 में आपसे पूछा गया है यौगिक की संरचना जो ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करने पर ट्राइब्रोमो व्युत्पन्न देती है वह है। मतलब अगर हम लोग क्या करें, फिनाल की रिएक्शन C6H5OH, फिनाल की रिएक्शन 3Br2 के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक, ठीक है भैया। Br2 के साथ रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? H2O, तो क्या बन जाएगा भैया? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। यहां पर Br जुड़ जाएगा, यहां Br जुड़ जाएगा और आपका यहां Br जुड़ जाएगा। अब देख लीजिए, देखिए इसके पैरा पे, तो पैरा तो भैया ये तो गलत हो गया। इसके देखो आर्थो पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव है। देखो यहाँ पे आर्थो
एंड पैरा डेरिवेटिव है, तो देखो यहाँ पे आर्थो पे तो जुड़ गया इसे कंपेयर में, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए ये फिनाल है, यहाँ पे आर्थो, यहाँ आर्थो है, उसके बाद क्या है ये पैरा है, तो यही आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल, क्या तो होगा ही नहीं। ये बात करते हैं 64 का। देखिए क्या दिया हुआ है, HI के साथ गर्म करने पर बनने वाला मुख्य उत्पाद होगा। देखो ये कंपाउंड दिया, HI के साथ गर्म कर रहे हैं, तो भैया देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर होगा ना बेंजीन के साथ क्या होगा आपका लोकलाइज हो जाएगा, और जब लोकलाइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इनर्टनेस की तरह बिहेव करने लगेगा। जब इनर्टनेस की तरह बिहेव करेगा तो बांड कहां से तोड़ेगा आपका, ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच में बांड टूटता है। जब ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच में बांड टूटेगा तो क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे बन जाएगा आपका, यहीं पे C6H5, यहां बनेगा आपका CH2, और क्या बन जाएगा आपका यहीं पे, देखो यहां बात करेंगे तो क्या होगा आपका, सॉरी यहां क्या होगा आपका, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या बनेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो क्या होगा आपका CH2I हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ हम लोग ऐसे बना दें C6H5O, और यहाँ पे क्या होगा आपका H हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हम लोग हैं यहाँ पे, देखिए सॉरी देखो भैया यहां पे जो क्या होगा ना कि यहां पे क्या, अगर मान लीजिए देखो लोन पेयर की वजह से यहां पे क्या पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड अगर आता है, यहां हम ऐसे दिखा दें आपको, देखिए अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर जब यहां पे आएगा तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं, क्या पूछा गया था 65 में यौगिकों ए से डी की बात किया गया, ABCD में HCN योग की दर का घटता सॉरी बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम पूछ रहा है आपसे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए करना पड़ेगा क्या कि अगर HCN है, तो अगर HCN कहीं दिख जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोलेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के एग्जाम्पल होंगे। और अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक जब एडिशन रिएक्शन होगा तो जब इसके रेट की बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग, रेट की बात करेंगे, दर की बात करेंगे, तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, क्या बोलेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना, क्या होगा आपका स्टीरिक हिंड्रेंस, और स्टीरिक हिंड्रेंस का बेसिक मतलब क्या होगा कि अगर बगल अगल का जहां पे बल्कि ग्रुप जहां ज्यादा होंगे उसका रेट क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो देखो ये यहाँ पे पीएच जो जुड़े हुए हैं, तो पीएच जहां पे होगा आपका वहां पे क्या होगा आपका, बल्कि ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए हैं तो इसकी क्या रेट सबसे कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या एच जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एल्किल ग्रुप क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसकी रेट ज्यादा हो जाएगा। तो कौन बताओ भैया, पूछा बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्या होगा आपका डी का सबसे कम, फिर सी, फिर बी, फिर ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 65 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं 66 का। देखो क्या दिया भैया 66 में, देखो दिया निम्नलिखित में से कौन सा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। फेलिंग विलयन की बात करेंगे तो फेलिंग विलयन किसके साथ, एल्डिहाइड को क्या करेगा, अपचयित करता है, कीटोन को अपचयित नहीं करता है। तो देखो यहाँ प्रोपेनल है तो एल्डिहाइड का अपचयित करता है, और देखो एन है तो एल्कोहल करते हैं, एल्डिहाइड को अपचयित करता है, कीटोन को अपचयित नहीं करता। यहाँ पे देखो ब्यूटेनल, ये भी एल्डिहाइड है, ब्यूटेनियन है, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो भैया इसी को अपचयित नहीं करेगा। 66 का क्या होगा आपका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं 67। देखो भैया क्या दिया है, अभिक्रिया का उत्पाद डी है,
तो देखो CH3Cl को अगर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे क्या होगा आपका Cl, और Cl की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिडिक एसिड जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट हो जाएगा। और इसकी जब हम लोग हीट कर देंगे तो जब हीट करते हैं भैया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहां से एक ऑक्सीजन और यहां से H2 निकल जाएगा, मतलब क्या यहीं से H2O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और क्या होगा आपका NH2 हो जाएगा, CH3CO NH2 देख सकते हैं। तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CH3CO NH2। CH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, ठीक ना, तो एथेनामीन हो जाएगा आपका। चलो भैया आइए बात करते हैं 68 का। देखिए क्या पूछा गया है, एक एमीन C3H9N बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, बेंजीन अगर सल्फोनिक क्लोराइड की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग क्या बोलेंगे, अभिक्रिया C6H5SO2Cl को, ठीक। और ये क्या होता है, 1 डिग्री एलिफैटिक के लिए क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। और 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका NaOH के साथ घुल जाता है, 2 डिग्री भी होगा घुल तो जाता है, लेकिन NaOH के साथ क्या होगा आपका, नहीं घुलता, रिएक्शन तो करता है लेकिन NaOH के साथ नहीं घुलता है, और 3 डिग्री तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे पूछ रहा है कि अवक्षेप बनता है, देखो एक अवक्षेप बनता है जो पानी में घुलनशील और घुलनशील है, किस NaOH एमीन है, मतलब क्या होगा 2 डिग्री जो एमीन होगा वो क्या घुलनशील तो है लेकिन NaOH के साथ अघुलनशील है। तो देखो भैया 2 डिग्री एमीन हमारा यही है, ये क्या है 3 डिग्री एमीन, यहाँ बातें नहीं करेंगे, 1 डिग्री एमीन है तो घुल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 डिग्री एमीन। तो देखो 2 डिग्री एमीन क्या होगा आपका, इसी के साथ क्या होगा आपका अघुलनशील होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्या लिखा हुआ 69 में, डाइसेकेराइड में यदि मोनोसेकेराइड के कम करने वाले समूह यानी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह बंधे होते हैं तो ये गैर अपचायक शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड क्या क्या बोल रहे हैं, गैर अपचायक शुगर है, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो हम कौन सी बात करेंगे, अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं तो क्या होता है, सुक्रोज होता है। क्या होता है भैया, सुक्रोज होता है, जो हमारा क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और सुक्रोज की बात करेंगे, सुक्रोज क्या होता है, जब इसको करेंगे रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस क्या बनाता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो देख सकते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यहां बात करेंगे तो ग्लूकोज कौन सा होगा आपका, देखो यही एक क्या होगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा और ये क्या होगा आपका फ्रक्टोज, देख रहे हैं ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यही दोनों बनाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गैर अपचायक शुगर बोलते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं 70 का, जो क्या दिया है, अधिकतम संख्या के परमाणु क्या अंतर है, मैक्सिमम अंतर होगा, ठीक ना। तो देखो भैया यहां बात करेंगे नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो 11 और 12 23 और 22 कितना होगा आपका, देखो 23 और 22 45, मतलब क्या होगा आपका 1 मोल सुक्रोज है, तो 1 मोल सुक्रोज 1 Na के बराबर हो जाएगा। तो 1 Na के बराबर तो हो गया, लेकिन इनटू एटॉमिसिटी कितना होगा आपका 45, तो 45 क्या होगा आपका Na हो गया। यहां देखिए 6 6 12 24, तो क्या 2 मोल दे दिया है, तो 2 Na इंटू एटॉमिसिटी 24, तो कितना होगा आपका 48 Na हो जाएगा। इनकी बात करेंगे तो 4 इंटू देखो 3 3 6 2 8, तो क्या होगा यहां लिख दें हम लोग क्या 4 Na इंटू 8 32 Na हो जाएगा। यहां देखिए 3 4 5,
तो 8Na इंटू 5 40Na। तो पूछ रहा है क्या कि अधिकतम संख्या के परमाणु एटम किसमें होंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 48 वाला दिया है वो, देखो भैया। तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 71 का। देखिए क्या दिया हुआ है, H2 STP पर विकसित हुआ जलीय NaOH की अधिकता के साथ 27 ग्राम एल्यूमिनियम की पूर्ण अभिक्रिया। मतलब यहां देखो एक रिएक्शन दी हुई है, तो यहां 2 मोल एल्यूमिनियम से क्या पूछ रहा है, 3 मोल H2 बन रहा है। ठीक, तो मतलब 2 मोल एल्यूमिनियम से क्या 3 मोल H2 बन रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, यहां पूछ रहा है क्या STP पर अभी क्या विकसित हुआ, मतलब क्या STP कितना बनेगा आपका वॉल्यूम, मतलब यहां इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो हम ऐसे निकाल लें, 2 मोल एल्यूमिनियम है तो क्या बनेगा 3 मोल H2। इसका मतलब क्या होगा आपका 27 ग्राम, देखो यहां पे दिया हुआ क्या एल्यूमिनियम। इसका मतलब कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या देखो यहां पे 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 27। ठीक, अब देखो 27 और अब यहां पे बात करना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 27 हो गया और यहां पे क्या दे दिया है, यहां पे समझने वाली बात यह है कि हम इसको 27, तो देखो वेट हम ऐसे निकाल लें, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू V अपान Vm। तो वेट तो 27 दिया है, तो 27 मोलर मास कितना होता है 27। तो देखो भैया यहां पे इसका मोलर मास कितना होता है 27, तो यहां क्या हो जाएगा 27 इंटू क्या होगा आपका STP पे पूछा है, तो 22.4 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे कट गया, इसको काट दीजिए 11.2 हो जाएगा, तो 11 3 33 33.6 लीटर आ जाएगा। कहने का सेंस ये होगा भैया कि सबसे पहले आप याद कर लीजिए, यहां पे देखो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू V अपान 22.4। तो यहां निकाल लेंगे तो कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आपका आ गया 22.4 आ गया। अब यहां पे देखो 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल H2 है, तो पूछ रहा है 1 मोल के लिए, तो भैया क्या ग्राम में पूछा है तो निकाल लीजिए। वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे क्या H2 के लिए, तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम H2 की बात करेंगे तो दूसरे स्टेप में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 22.4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो काट दीजिए क्या होगा 11.2, यहां पर भी क्या जाएगा आपका 33.6 लीटर हो जाएगा। अपना अपना तरीका है, जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे अपना आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 72 का। देखो लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 और H2O बनाते हैं, जिसमें क्रमशः 5.93% और 11.2% हाइड्रोजन होते हैं। डेटा बनता है क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, पारंपरिक अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग क्या होगा। देखो क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, यहां देखो भैया हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, इससे क्या बन जा रहा है H2O और क्या बन जा रहा है H2O2। तो देखो भैया यहां बात करेंगे तो देखो हाइड्रोजन तो दोनों में क्या है, दोनों सेम है, लेकिन अगर इनकी बात करें हम लोग यहाँ पे तो यहाँ देखो ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है O2 है, मतलब यहाँ पे क्या है 16 ग्राम है, यहाँ कितना होगा आपका 32 ग्राम हो गया। तो देखो क्या होगा आपका मल्टीपल हो गया, देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा आपका गुणित अनुपात का नियम होगा। क्या होगा आपका गुणित अनुपात का नियम, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं हम लोग हैं। आइए 73 देखिए लिखा हुआ 8000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के विकिरण की ऊर्जा E1 है और 16 बोलते हैं 1600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की विकिरण की ऊर्जा E2 है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, हम जानते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hν होता है, तो E इज इक्वल टू क्या लिख देंगे hc बाई आपका लेमडा होता है। अब H और C कांस्टेंट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या E एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई लेमडा, इसका मतलब क्या बोल देंगे E1 अपान E2
इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो देखो भैया लेमडा 1 कितना दिया हुआ है, देखो कितना दिया बताओ, यहाँ पे 8, देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ क्या दिया देखो भैया, यहाँ दिया हुआ आपका है क्या E1, तो क्या करेंगे हम लोग वपान 800, ठीक। लेकिन बात करेंगे हम लोग क्या यहाँ पे E2, तो 1600, यहाँ 00 नहीं होगा आपका, 000 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 0 होगा आपका, तो कैसे कट जाएगा, तो क्या होगा 8 दूना 16, इसका मतलब E1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2E2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा E1 इज इक्वल टू 2E2, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया, बोलिए। चलो भैया 74 देखो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण की स्थिति और वेग, पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यह कथन है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य प्रकृति का सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबाव प्रिंसिपल। नहीं भैया, पोजीशन एंड मोमेंटम की वैल्यू एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते, पाउली एक्सक्लूजन क्या बोलेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। क्या होता है भैया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन एंड मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, सेम नहीं होती है। डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो ये पोजीशन एंड क्या बोलते हैं, देखो यहां हम लोग बात करेंगे तो क्या पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में बताते हैं, कौन, डी ब्रोगली साहब, पार्टिकल एंड वेव नेचर, पार्टिकल प्लस एंड बोलेंगे हम लोग, पार्टिकल एंड वेव नेचर के बारे में बताते हैं। यहां बात करेंगे पाउली का अपवर्तन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका मतलब बोलते हैं क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं होते हैं, और एक आर्बिटर में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपोजिट स्पिन के होते हैं। और अबाव प्रिंसिपल क्या बताते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए हम क्या बोलते हैं पी सबसेल की बात करेंगे तो पी सबसेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, फिर क्या होती है पेयरिंग होती है। बात समझ में आया, तो क्या होगा आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं 75 का, क्योंकि क्या दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया के दौरान एक गैसीय प्रणाली कोई आयतन परिवर्तित नहीं करती है। अगर भैया कोई आयतन परिवर्तित नहीं करती है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या बोलेंगे, सम आयतनी बोल देंगे। जब आयतनी परिवर्तन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, सम आयतनी, ठीक प्रक्रम। सम दाबी की बात करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। यहां सम तापी की बात करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। और यहां बोलेगा सम आइसो एंट्रोपिक, तो एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, सम आयतनी क्रम, क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं भैया, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो भैया ये रहे हमारे 51 to 75 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन हिंदी में हमने पेपर डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप लोगों को पेपर अच्छा हुआ, अच्छा ही पेपर बना होगा, आप लोगों का पेपर अच्छा ही हुआ होगा, और पेपर अच्छे भी बने हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप लोग अच्छे मार्क्स लाए भी होंगे। और अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है एफएसटी टेस्ट नंबर 33, जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप सभी को उपेंद्र सर ने करवाए हैं, यानी कि 51 to 75। आफ्टर दैट 76 to 100 का डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है एक आदर्श गैस के 1 मोल को मुक्त रूप से
और समतापी यानी कि 300 केल्विन ताप पर 10 लीटर से 100 लीटर तक विस्तारित किया जाता है। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं एक्सपैंड किया जा रहा है, प्रसारित किया जाता है। ठीक, प्रसार बोल सकते हैं। कैसी गैस है? आइडियल गैस है, आदर्श गैस है। तो बोल रहा है जिसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, वो कितनी है? 0 है। तो ये कह रहा है यहाँ पर आपको एंथैल्पी परिवर्तन का मान बताना है, यानी कि डेल्टा एच क्या होगा? 10 किलो जूल, 200 किलो जूल, -200 किलो जूल या 0। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, मुक्त रूप से क्या हो रही है? आदर्श गैस है, प्रसारित हो रही है, यानी कि W क्या हो गया यहाँ पर? 0। ठीक, W 0 हो गया। डेल्टा E आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। ठीक, इस हिसाब से डेल्टा H भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा H भी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि रीजन यहाँ पर ये है, जो प्रोसेस यूज किया जा रहा है वो कौन सा है? समतापी है। क्या है? समतापी है, समतापी प्रक्रम है। इस वजह से इनके मान 0 होंगे। ठीक है, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो गई? 0। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का क्या कह रहा है? तापमान T और कुल दाब P। तापमान क्या है? T दे रखा है, कुल दाब जो दे रखा है P दे रखा है। इस पर डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि N2O4 की बात हो रही है, जिसके लिए अभिक्रिया भी दे रखी है और बोला जा रहा है इसके पृथक्करण की डिग्री, पृथक्करण की डिग्री यानी कि अल्फा की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है इस तापमान पर संतुलन स्थिरांक यानी कि साम्य स्थिरांक क्या होगा? ठीक, Kp की वैल्यू पूछी गई है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिव्यक्ति है? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिनके लिए बताया गया है कि ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है यानी कि पृथक्करण की डिग्री है वो क्या होगी? कैसे पता चलेगा? देखो ये रिएक्शन किस टाइप की है। इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो 2NO2, जो भी रिएक्शंस है हमारी, अगर वो A से 2B टाइप की होती हैं तो उनके लिए अगर हम यहाँ पर पृथक्करण डिग्री की बात करें तो वो कैसी होती है? यानी कि Kp की अगर पृथक्करण डिग्री यहाँ पर क्या है दे रखी है। अब ये कह रहे हैं साम्य स्थिरांक के लिए निम्नलिखित, यानी कि साम्य स्थिरांक इसके लिए क्या होगा? Kp, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन के लिए ये जो व्यंजक है, ये जो रिएक्शन है, इसके लिए जो आपका Kp आएगा वो आएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आता है इनटू यहाँ पर आ गया P। ठीक है, तो ये इस टाइप की रिएक्शन के लिए ऐसा यहाँ पर होता है। डन, समझ आया? इतना क्लियर है? चलो, तो आंसर क्या हो गया इस हिसाब से? इस क्वेश्चन का मैच कर लो ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2 अल्फा, ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर 4 अल्फा होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन सही तो है पर P यहाँ होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर? तो 77 का आंसर नंबर 4। नेक्स्ट 78 कह रहा है यहाँ पर मिलान करना है जो गलत, यानी कि मैच दे रखे हैं आपको ऑलरेडी, लेकिन जो गलत मिलान है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या बोल रहा है? जिसका मिलान गलत तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर आपको क्षार दे रखा है और दूसरे साइड संयुग्मी अम्ल दे रखा है। देखो यहाँ पर क्षार का संयुग्मी अम्ल कौन होगा? जो एक्सेप्ट करेगा H+ को, H+ को एक्सेप्ट कर रहा होगा वही तो होगा। तो यहाँ पर एक एक को देख लो। यहाँ पर अगर ये एक H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये अमोनिया बना लेगा, ये तो ठीक है। नेक्स्ट HSO4 की अगर बात करो माइनस, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा एक H, तो ये बनाना चाहिए H2SO4, लेकिन ये यहाँ पर डोनेट कर दे रहा है, तो यही क्या है? गलत मिलान है। यही क्या है? गलत मिलान है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, यहाँ देखो ये एक्सेप्ट कर रहा है NH4 प्लस अमोनियम आयन बना ले रहा है, ये भी सही है। यहाँ पर ये भी सही है। ठीक, लेकिन बचा क्या? गलत मिलान पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड जो है यहाँ पर ये गलत है। तो क्लियर हुआ? 78 का सेकेंड इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट
79 कह रहा है KLSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की बात हुई, यानी कि ये इस फॉर्म में कुछ इस तरह से होगा -2। ठीक, अब यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, तो ये हो गया x + 4 -2 = माइनस का 2। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -8 = -2, इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 6। ठीक है, क्या बन जाएगा ये यहाँ पर प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है, इधर गया तो यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखी है जिसमें आपको क्या करना है, इसको संतुलित करना है, बैलेंस करना है। इसके लिए अभिकारकों के सही गुणांक भी दे रखे हैं। ऑप्शन में अच्छा इनके गुणांक कोफिशिएंट्स भी दे रखे हैं जिनको आपको बताना है कि ये अगर डेटा यूज हो जाएगा तो ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो सबसे पहले इनका ऑक्सीकरण संख्या देखो। अगर MnO4 माइनस की बात करो तो यहाँ पर ये 4 है -2 और एक यहाँ पर -1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 आ जाएगी। फिर यहाँ पर C2O4 2 माइनस की अगर बात करो तो ये 4 है, 4 दूनी 8 और इधर गया तो कार्बन की अगर बात करोगे कितनी बन जाएगी, कार्बन के लिए +3 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखो +2 हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो यहाँ +4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर +4 हो जाएगा। डन। अब इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, अगर C2O4 माइनस की बात करो यहाँ पर हो रहा है आपका 1 का डिफरेंस। ठीक, अब ये जो है यहाँ 5 का हो रहा है तो यहाँ पर हम 5 लगा देते हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 का डिफरेंस, क्योंकि देखो एक कार्बन के लिए +3 है, यहाँ पर एक कार्बन के लिए +4, यहाँ पर 2 कार्बन के लिए +3। मतलब कहने का मतलब ये 2 कार्बन है ना, यहाँ एक कार्बन के लिए +3 है, 2 कार्बन के लिए 6, तो यहाँ पर 4 हो रहा है। तो डिफरेंस कितना आया, +6 +4 में +2 का, तो ये 2 यहाँ लिख दो। ठीक है, जो डिफरेंस है उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर MnO4 का जो गुणांक आएगा वो आएगा 2, C2O4 2 माइनस का जो गुणांक आएगा वो +5 आएगा। ठीक, H+ की अगर बात करो तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, आंसर मैच करें तो MnO4 2 होना चाहिए। ये ऑप्शन तो कट गए, बचा फर्स्ट एंड सेकेंड। C2O4 2 माइनस की बात करो तो 5 होना चाहिए, ये भी ऑप्शन कट गया। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन, यानी कि जो H+ आएगा वो आ जाएगा 16H+ हो जाएगा। ठीक, 16H+। समझ आया? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होता है। 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 10%, यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम है, यानी कि जो आपका भार बटे आयतन प्रतिशत दे रखा है, जिसका एसिटिक अम्ल के लिए दे रखा है। किसके लिए दे रखा है, एसिटिक अम्ल के लिए दे रखा है, जिसकी नॉर्मलता दे रखी, जिसकी नॉर्मलता पूछी गई है यहाँ पर। ठीक, दे क्या रखा है, भार बटे आयतन दे रखा है और पूछा गया है नॉर्मलता। अच्छा देखो, इस टाइप के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अगर हम एसिटिक एसिड के एन फैक्टर की बात करें, इसके एन फैक्टर की बात करें तो वो होगा 1। ठीक है, अब जब ये 1 है तो यहां पर आपकी जो नॉर्मलता है बराबर मोलरता के हो जाएगा। तो क्या अगर हम मोलरता फाइंड आउट करें तो हमें नॉर्मलता समझ आ जाएगी। ठीक, दोनों ही इक्वल हैं। अगर मोलरता निकल गई तो वही मान जो मोलरता का निकला है वही क्या हो जाएगा, नॉर्मलता का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मोलैरिटी के लिए देखोगे तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा प्रतिशत में भार बटे आयतन गुणे 10 बटे, यहाँ पर भार किसका, विलय का। ठीक, यहाँ पर विलय का। अब देखो 10 ये ऑलरेडी आपको दे रखी है वैल्यू, ये वैल्यू क्या दे रखी है, ऑलरेडी 10 दे रखी है। तो यहाँ पर अगर देखोगे इसका भार निकालो, आपका विलय क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का भार निकालो, कितना बन गया, ये आ गया आपका 12, 4
और ये कितना हो गया यहाँ पर 16 और 16 32, ठीक है। ये हो गया 24, कितना हो गया 4 4 8 2 10 और ये 6 60, ठीक। अपॉन में 60 आ गया। सॉल्व कर लो, 10 गुणे 10 बटे 60, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 60, एक 0 से 0 कैंसिल, 10 बटे 6, 10 बटे 6 को और सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कुछ आपका 1.7, है ना। 2 3 6 2 5 10, तो 5 बटे 3 और सॉल्व करो 5 बटे 3 को, देखो 3 एकम 3, ठीक। 2 हुआ यानी कि 7 बार जाएगा ये कुछ, ठीक, 7 या 6 बार जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन ही दिख रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, यानी कि अगर मोलरता आपकी 1.7 आ गई है तो यही क्या हो गई, नॉर्मलता हो गई ना। तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। समझ आया, इतना क्लियर है 81 का थर्ड। चलो नेक्स्ट 82, ये क्या कह रहा है, वाष्प दाब में कमी किसके लिए सबसे अधिक है, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की यहाँ पर बात कर रहा है। तो किसमें कम होगी, अगर हम देखें ये कैसी प्रॉपर्टी होती, कैसा गुणधर्म होता है, अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म, अणु संख्य गुणधर्म इज इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और M, ठीक। तो यानी कि अगर ये ज्यादा होगा तो ये ऑलरेडी ज्यादा होगा। अब अगर ये ज्यादा है, अगर हम इन ऑप्शंस को कैलकुलेट करेंगे, ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, जिसका ये ज्यादा होगा उसी का वाष्प दाब में कमी भी ज्यादा होगी, यानी कि वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कैलकुलेट करो, देखो M कितना दे रखा है 0.2, यूरिया के लिए I कितना हो गया 1, यानी कि 0.2 इंटू 1, ठीक। सेम इधर करो 0.1 इंटू 1, नेक्स्ट 0.1 इंटू इधर कितना हो जाएगा Mg+2SO4, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा 2 ये 3 ये 5, 0.1 इंटू 5। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो वाष्प दाब में कमी किसके लिए सबसे अधिक है, 0.1 मोलर Al2SO4 थ्राइस के लिए, ठीक है। आंसर समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो अर्ध सेलों के बीच जो लवण सेतु होता है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज जिसे बोलते हैं, अगर हम इसे हटा दें तो वोल्टेज क्या हो जाएगा। आपने देखा है ना यहाँ पर इस तरह से लवण सेतु लगा रहता है, ठीक। अब ये कह रहा है अगर हम इसे हटा दें, ये जो पूरा का पूरा अपरेटिस तैयार किया गया है यहाँ से हटा दें, तो ये किसके कंट्रोल के लिए लगा होता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक। अब अगर ये हटा देंगे तो पूरा का पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और वोल्टेज के संतुलन के लिए ही इसे यहाँ पर प्लेस किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाता है यहाँ पर, शून्य हो जाता है, एकदम से ड्रॉप कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो लगाने की जरूरत ही क्या थी, ठीक। बढ़ोतरी नहीं होगी, हटाने से और शून्य हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं यहाँ पर Fe2+ से Fe में, जिसके लिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव क्या है, नेगेटिव है, 0.44 माइनस में। इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट में जो दे रखा है Fe3+ Fe2+ में, जिसके लिए ये पॉजिटिव है। अब देखो अगर ये यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ से और Fe में जा रहा है, तो यानी कि इसके लिए पोटेंशियल क्या है, निगेटिव है। लेकिन यहीं पर उल्टा हो गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होने लगेगा, ऑक्सीकरण पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण पोटेंशियल हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम हो जाएगी ना, Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर ऑप्शन दे रखा है तो ये तो गलत हो गया, ठीक, कम हो जाती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आंसर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम नहीं हो रही, बढ़ जाएगी, ठीक।
अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। सेकेंड सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर देखो Fe3+ से Fe2+ हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर इसका अपोजिट करेंगे, अगर हम इसका अपोजिट करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि Fe3+ हमारा सही उत्तर है। बढ़ेगी नहीं यार, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि अब जब देखो ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों का रेशियो बढ़ाएगा ही। ये बढ़ रहा होगा, ये कम हो रहा होगा, तब भी बढ़ेगी। ये कम हो रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा, तब भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो अपरिवर्तित तो नहीं होगी। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गैसीय अभिक्रिया की दर अभिव्यक्ति, यानी कि क्या दे रखी है, K, A और B द्वारा दी गई है। ये कह रहा है यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन अचानक से प्रारंभिक आयतन का 1/4 कम हो जाता है। देखो आपने कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, N/V होता है। अब ये कह रहा है यहाँ पर 1/4 आयतन को कम कर रहे हैं। आयतन को कितना कम कर रहे हैं, 1/4। अब ये कह रहा है तो मूल दर के सापेक्ष अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर पूछी जा रही है, इस पर डिपेंड करेगी दर। देखो ये अगर 1/4 गुना कम किया गया तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे ये 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना ये बढ़ जाएगा, ठीक। ये 4 गुना बढ़ गया। अब जब ये 4 गुना बढ़ गया तो यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन 4 हो गई, ये 4 हो गया, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। समझ आई? तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, 16 गुना। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मोलैरिटी m, यानी कि मोलरता जो दे रखी है m और सेकंड में समय के संदर्भ में पहले और शून्य क्रम की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक की इकाइयां क्रमशः क्या है। शून्य क्रम, पहली और शून्य क्रम, यानी कि प्रथम कोटि की बात करी गई है और द्वितीय शून्य कोटि की बात की गई है, ठीक है। शून्य कोटि, इन दोनों कोटि की बात करी जाती। अब पूछा जा रहा है दर स्थिरांक की इकाइयां। दर स्थिरांक की अगर हम इकाइयों की बात करें तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यहाँ पर k = क्या लिखते हैं, m, यानी कि मोलरता जो होती है 1 - n और सेकेंड इनवर्स क्या लिखते हैं, सेकेंड इनवर्स लिखते हैं, ठीक। अब इसको दोनों जगह पुट कर दो वैल्यू को, m 1 - n सेकेंड इनवर्स, m 1 - n सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए तो n बराबर 1 कर दो यहाँ पर। जब आप n बराबर 1 करोगे ये क्या बन गया, 0 बन गया, यानी कि बचा क्या, सेकेंड इनवर्स। इसे यहाँ पर ये शून्य कोटि है, इसे 0 कर दो तो m बचा डायरेक्टली और सेकेंड इनवर्स बचा। तो ये इकाइयां आपको मिलेंगी एट द एंड। देखो आंसर कौन सा सही होगा, फर्स्ट में तो दे रखा है, सेकंड में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमें राइट ऑप्शन मिल गया, बाकी देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट 86 का फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट होता है। चलो नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिक्रिया के लिए यहाँ पर ये अभिक्रिया दे रखी है 2A + B जिससे बना C + D, ठीक। अब ये कह रहा है अलग अलग सांद्रता पर अभिक्रिया की दर का मान, यहाँ पर मान नीचे दिया गया है, ठीक, मान होगा, मान नीचे दिया है। यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट के नंबर दे रखे हैं, 3 बार ये एक्सपेरिमेंट कराया गया। ए का कुछ यहाँ पर देखोगे सांद्रता, बी की सांद्रता और यहाँ पर उनकी दर दे रखी है। ये कह रहा है दर नियम इसके लिए क्या होगा आपको बताना है, रेट जो है वो क्या होगा ए और बी के लिए, ठीक। ए और बी एज इट इज है, अब इनकी पावर आपको बतानी है क्या होंगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम b को कांस्टेंट कर लें, b को कांस्टेंट यहाँ पर करेंगे, ठीक। जब b को कांस्टेंट कर रहे हैं, जब b को कांस्टेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर a के मान की अगर बात करोगे तो यहाँ देखो ये क्या है, a का मान ये क्या हुआ 3 से, यहाँ पर ये 3 था और ये
45, ये 10 था, ये 5 हो गया, ठीक, और ये 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने b को कांस्टेंट किया तो ये बन गया आपका 3 गुना और इधर आ गया 9 गुना, ये हो गया 3 गुना और 9 गुना, तो यानी कि 3 और 9, तो ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही तो बना, तो a की पावर क्या आ गई यहाँ पर, अगर हम b को कांस्टेंट कर रहे हैं अभी तो a की पावर 2 आ गई, ठीक। अब देखो a को कांस्टेंट करो यानी कि ये कांस्टेंट किया, ठीक, इनकी वैल्यू देखो यहाँ पर, ये दुगनी हो गई, ये भी दुगनी हो गई, यानी कि ये दुगनी है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया a स्क्वायर b 1। अब देखो मैच कर लो, ऑप्शन नंबर 1 ही है जो यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है समाधान, यानी कि ये बोल रहा है विलियन के बारे में, विलियन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। विलियन में जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि जो संकुल है, ये संकुल दे रखा है, से उत्पन्न आयनों की संख्या बताओ। इस संकुल से उत्पन्न आयन की अगर बात करें तो ये देखो यहाँ पर 2 है और एक ये 3 होंगे, 3, तो आंसर क्या हो गया 3। क्लियर, 88 का आंसर क्या हो गया 3 हो गया, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्योंकि देखो एक इससे मिलेगा, क्लोरीन 2 है यहाँ पर तो इससे 2 मिल जाएगा, तो 2 1 3। क्लियर। नेक्स्ट 89 बोल रहा है K4FeCN6 में जो लोहे की यानी कि आयरन की प्राथमिक संयोजकता क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी। तो अगर हम यहाँ पर आयरन की बात करें, आयरन की अगर आप बात करोगे, देखो ये कितनी हो गई +1, यानी कि +1 है तो ये +4 हो गई, एक पोटेशियम के लिए +1 और बाकी के लिए +4, ये हमने x मान लिया, ये कितनी हो गई 6 हो गई। अब देखो यहाँ पर ये +6 हो गई, माइनस की 6 कर दो, इसे सॉल्व करो इस इक्वेशन को, कितना बन रहा है यहाँ पर, आई थिंक 2 बनेगा, कितना बनेगा 2 बन जाएगा, ठीक है, ये आ गया 2+ का, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 3 संकुल दे रखे हैं, ठीक, NiCN4 2- MnBr4 2- और FeF6 3- आयनों की क्रमशः ज्यामिति दे रखी है, संकरण दे रखा है और चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, यानी कि यहाँ पर ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट तीनों चीजें क्रमशः उनके मान दे रखे हैं। आपको रेस्पेक्टिवली जो दे रखे हैं ना, इनके मान बताने हैं, इसकी ज्यामिति, संकरण, चुंबकीय आघूर्ण सेम एज इट इज इनके साथ भी। तो अगर हम फर्स्ट वन को देख लें और ऑप्शन हमारे मैच नहीं किए इन केस, तो वही आंसर हमारा राइट होगा। तो NiCN4 2- की बात करो, अगर हम यहाँ 2- की बात करें, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो Na पर आ जाएगा +2 चार्ज, ठीक, Na पर क्या आ जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या अगर देखोगे, ठीक। अब ये +2 है, यानी कि अगर इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो वो बनता है 4s2 और 3d8, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हमने इससे निकाला है, क्या बन गया 3d8 बन गया। 3d8 के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ठीक है, 3d8 के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक, 3d8 की बात हो रही है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, सेम 4s0 और 3p0, ठीक। अब क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है, यानी कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड लगा है, तो ये क्या करा देगा, इनकी पेयरिंग करा देगा। तो यहाँ पर एक जो हमारा ऑर्बिटल है वो खाली हो जाएगा। अब ये खाली हो गया, बाकी p के 3 यहाँ पर है और s का 1, तो क्या बन गया d, और p के यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक। तो DsP2
DsP2, ये क्या आ गया, इसका संकरण आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया, संकरण। अब अगर हम इसकी ज्यामिति की बात करें, इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, वर्गाकार समतलीय। और आघूर्ण क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण 0 आ जाएगा, n बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से देख लो, जहां पर DsP2 है वो हमारा आंसर सही होगा। तो अगर हम NiCN4 की बात कर रहे हैं तो ये देखो, ये गलत हो गया। देखो सेकंड में है DsP2 वर्गाकार तलीय, ठीक, थर्ड में है और फोर्थ में भी है। तो अब इन तीनों में से तीनों ही आंसर लग रहे हैं। आगे अगर हम इनके देखें, यहाँ पर क्या, ज्योमेट्री वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। और क्या देखना है हमें, आघूर्ण देखना है, 0 होना चाहिए। आघूर्ण क्या है, इसके लिए 5.9 है, इसके लिए 5.9 है, इसके लिए 0 है, तो यानी कि 0 वाला ही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के लिए देखो 5.9, 4.9, नेक्स्ट 2 के लिए दे रखे हैं, इसके लिए 0 होना चाहिए, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के हमें जो संकुल दे रखे हैं वो मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। ये कह रहा है कॉलम 1 में मौजूद जटिल यानी कि जो संकुल हैं उनको कॉलम 2 में जो सूचीबद्ध किए गए हैं उनके गुणों से मिलाएं और सही कोड चुनें। कॉलम 1 में आपको संकुल दे रखे हैं, कॉलम 2 में उनकी ज्यामिति या फिर उनके कुछ गुण दे रखे हैं, सही गुणधर्म से उनको मैच कराना है। आप देखो यहाँ पर कौन कौन से गुणधर्म दे रखे हैं, ज्यामिति समावयवी, ठीक, अनुचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय हैं, या +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला धातु आयन है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, ये 0, ये 0, ये 2, तो ये -2, ये +2 बना देगा, ठीक, ये 0 हो जाएगा, ये -2 इसे +2 बना देगा। सेम यहाँ पर भी ये 0 हो गया, ये क्या बना देगा, +2। इसकी बात करो, ये 0 का हो गया, Cl2 2- होगा तो +2 बना देगा। यानी कि ABCD सबकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जो धातु आयन है इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है, +2 है। क्या है, +2, यानी कि सबका मैच A, B, C और D चारों S से मैच होने चाहिए। अब देख लो कोई सीक्वेंस ऐसा है जो S से मैच हो रहा है, तो A S से मैच हो रहा है, B S से मैच हो रहा है, C S से मैच हो रहा है, D S से मैच हो रहा है। होना तो आंसर ये चाहिए। अगर बाकी भी चारों S से मैच हो रहे हैं तो हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी या ये नेक्स्ट ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं A S से मैच हो रहा है, B में S नहीं है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन गलत। A में S नहीं है, ये भी गलत। A में फिर से S नहीं है, P और R है, तो ये भी गलत। राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से हमने फर्स्ट आंसर अपना फाइंड कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। मेंडलीव का जो आवर्त नियम था वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन था, परमाणु भारों पर डिपेंड करता था, ठीक। उसके बाद मोजली आए, उन्होंने क्या किया, मोजली आए तो उन्होंने परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन बताए, है ना। तो मेंडलीव की जहां बात आएगी वहां पर परमाणु भार सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 यहां पर बोला जा रहा है निम्नलिखित आयनीकरण अभिक्रियाओं पर विचार करें। अब देखो यहां पर आयनीकरण अभिक्रिया यानी कि आयनीकरण हुआ है, A से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, ठीक है, जिसके लिए जो ऊर्जा है वो A1 है। क्लियर। फिर इसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया A2+, जिसके लिए ऊर्जा A2 है। फिर इसी से ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया, ठीक, तो यहाँ पर A3 हो गया। अब ये कह रहा है इनकी जो आयनन ऊर्जा है उसका सही क्रम बताओ। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनन ऊर्जा कम रिक्वायर्ड होती है, कम आवश्यक होती है, तो जाहिर सी बात है A1 लेस होगा, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास हो जाएगा ना, जब ज्यादा नाभिक के पास हो जाएगा तो उसका बंध मजबूत होगा, तो बंध तोड़ना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, A3 की ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन विद A2 और A1, ठीक है। A1 की सबसे कम। अगर यहाँ पर लीस्ट पूछता तो A1, हाईएस्ट पूछ रहा है A3, इनका क्रम पूछ रहा है तो A1 A2 A3, यानी कि A3 की सबसे ज्यादा A1 की सबसे कम।
आंसर सीक्वेंस क्या बन गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम दीजिए। विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो होती है ये डायरेक्टली एस कैरेक्टर के, यानी कि जो एस वर्ण होता है, एस वर्ण उनके प्रपोर्शनल होती है। अब देखो यहां पर अगर एक चीज ऑब्जर्व करो तो ये एकल बंध दे रखा है, ये द्विबंध, ये त्रिबंध, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन विद्युत ऋणात्मकता कम रखते हैं इन कंपैरिजन विद असंतृप्त। अब असंतृप्त में कंपेयर करोगे तो इसकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी। इसका रीजन क्या है, इनका एस कैरेक्टर। अगर हम एल्केन की बात करें तो यहाँ पर जो एस इनका अगर संकरण देखोगे तो इसका होगा sp3, यहां पर संकरण की बात करोगे तो sp2 होगा, यहां पर संकरण कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक, sp3 के लिए अगर बात करोगे तो यहां पर s कैरेक्टर 25 मिलेगा, 25%। sp2 में लमसम आपको 33.33% मिलेगा, sp में 50% s कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है, c में, तो C की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, फिर उससे कम sp2 यानी कि B, उससे कम A। तो यहां पर जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम बोल रहा है। इसको अपोजिट कर दो, इसको अपोजिट कर दो, C फिर आ जाएगा B और A। इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि ऑप्शन कैसे हैं, इस तरह से दे रखे हैं। तो A की तो कम नहीं, गलत। CBA, देखो CBA ये राइट है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाए। ये सही होता लेकिन अगर B यहाँ होता, A यहाँ होता तो ये थर्ड ऑप्शन से मैच कर जाता। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। समझ आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर का क्वेश्चन। 95 नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक का घटता क्रम आपको बताना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 16वें समूह के सारे तत्व दे रखे हैं। 16वां समूह ऑक्सीजन परिवार, 16वां समूह क्या होता है, ऑक्सीजन परिवार ना। अब इनके हाइड्राइड के क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ पर वाटर का। देखो वाटर सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। ठीक, इसलिए ये ज्यादा है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेल्यूरियम, देन सेलेनियम और सल्फर, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ये सब वंडर वाल फोर्स के क्रम है, घटता क्रम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंडर वाल फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो क्वथनांक होगा वो भी इनमें धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम H2S, फिर उससे ज्यादा, घटता क्रम पूछा था, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कह रहा है NO3 माइनस आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर बंध युग्म, यानी कि बॉन्ड पेयर की बात कर रहा है, बंध युग्म, और क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म यानी कि लोन पेयर की बात कर रहा है। ठीक है, की संख्या बताओ, यहां पर इनकी संख्या आपको बतानी है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। ओ इस तरह से, ठीक, यहां पर अब देखो एक पर माइनस हो गया, एक ने डबल बॉन्ड बना लिया, एक ने इसके लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 इसके बॉन्ड पेयर हो गए। एक इसके पास क्या था, लोन पेयर था, नहीं एक था जिस लोन पेयर से इन्होंने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से संयोजक बंध बना लिया। तो लोन पेयर कितने हो गए, अब 0 हो गए। तो 4 और 0, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। 96 का फोर्थ। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 97 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। ठीक है, अनुचुंबकीय की बात हो रही है, पैरामैग्नेटिक जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो NO+ की बात करो, अगर यहाँ पर कौन सा कह रहा है अनुचुंबकीय है, अच्छा
देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये प्रतिचुंबकीय हो गया ना, ये कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय, NO प्लस। अगर ये NO होता तो अनुचुंबकीय हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे पेयर्ड है, अनपेयर्ड होता है तब अनुचुंबकीय होता है, अनपेयर्ड। सेम यहाँ पर भी देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 14 ही है, ठीक, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखो तो ये भी क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। O2 2 माइनस की अगर बात करो तो ये भी प्रतिचुंबकीय हो गया। अनुचुंबकीय होगा B2, B2 क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। पैरामैग्नेटिक, ठीक है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया, B2, फोर्थ ऑप्शन 97 का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड, यहाँ पर हो जाएगा Cr2O3, उभयधर्मी होता है, यानी कि एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। अगर V2O5 दे रखा होता वो भी आंसर होता, वो भी एम्फोटेरिक होता है। जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 भी उभयधर्मी होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद कर लो। नेक्स्ट, यानी कि 98 का सेकेंड आंसर यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैचिंग का है। यहाँ पर उत्प्रेरक दे रखे हैं और वहां पर प्रक्रियाएं दे रखी हैं। कौन सी प्रक्रिया में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, इसको आपको मैच करना है और सही सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। V2O5 हाइड्रोजनीकरण में, अपघटन में, हैबर प्रक्रिया में या संपर्क प्रक्रिया में। संपर्क प्रक्रिया क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि होती है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का जब निर्माण किया जाता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं संपर्क प्रक्रिया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें उत्प्रेरक यूज किया जाता है V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, डी हो गया, ए का डी। अब देखो बारीक विभाजित निकिल का यूज कब किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण में। कहाँ यूज किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। यानी कि फर्स्ट का डी कहीं दिख रहा है आपको, तीनों ऑप्शन है जो फर्स्ट का डी बता रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर हम निकिल की बात करें, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का ए कहाँ है, थर्ड का ए, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का कह रहा है शुष्क बैटरी सेल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, TiO2, CeO2, MnO2 या ZnO2। जो शुष्क बैटरी सेल होते हैं अगर हम देखें तो ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेल है, ठीक है, प्राथमिक सेल की कैटेगरी में है, प्राथमिक सेल। अब ये जो प्राथमिक सेल होते हैं इनका मतलब होता है कि ये वन टाइम यूज वाले होते, यानी कि जैसे कि आपने घड़ी में जो सेल लगते हैं, ट्रांजिस्टर्स में जो सेल लगते हैं, रिमोट्स में जो आपकी टीवी रिमोट्स होते हैं उसमें जो सेल लगते हैं, आपने देखा होगा वो खत्म हो जाते हैं और फिर उनका रीयूज नहीं कर सकते आप। तो इस टाइप के सेल शुष्क सेल कहलाते हैं, शुष्क बैटरी सेल, उन्हें रीयूज नहीं किया जा सकता है। समझ आया। अब ये कह रहे हैं इसमें यूज क्या किया जाता है, इसमें MnO2 की कोटिंग होती है। इस सेल के बारे में NCERT में पूरा आपको दे रखा है। और एक चीज और, इसे लेक्लांसे सेल भी बोला जाता है, इसे लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल भी बोला जाता है। अगर बाई चांस ये नेम चेंज भी हो जाए तो आप इस नाम से इसे पहचान सकते हो, ठीक है। नेम आपको NCERT में भी दे रखा है, लेक्लांसे ब्रैकेट में करके आपको दे रखा है, ठीक। इसका यूज ट्रांजिस्टर या क्लॉक्स में, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं या घड़ी में जो सेल पड़ते हैं, मोबाइल आपके जो टीवी रिमोट है उनमें जो सेल पड़ते हैं उसमें किया जाता है। आपने सेल का डायग्राम तो उसमें दे रखा है ना अपने
जो बुक दे रखी है एनसीईआरटी की, कुछ इस तरह से है, ठीक। इधर से अगर देखें यहाँ पर एक रॉड लगी है एनोड, ठीक, और अगर वहाँ हम देखें तो MnO2 की लेप यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है, तो MnO2 का यूज़ किया जाता है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। क्लियर है। जिंक होता है, जिंक का कंटेनर होता है, ये जो कंटेनर होता है जिंक का होता है, जो कि किस तरह का कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करता है। किसके भांति? एनोड के भांति कार्य करता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड पड़ा होता है कार्बन का, ठीक, जिसे कैथोड हम बोलते हैं। कैथोड की एक रॉड होती है इस तरह की, जो कार्बन ग्रेफाइट की होती है, जो कैथोड की भांति कार्य करती है। और अंदर का जो पोर्शन होता है जो आपको ग्रेइश कलर का दिख रहा है वो MnO2 होता है। वो क्या होता है? MnO2 होता है, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में। समझ आया? तो यानी कि जो 100 तक का पेपर डिस्कशन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन समझ आया होगा। इन फ्यूचर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस टाइप की गलतियां जो आपके क्वेश्चन में हुई हैं, बाई चांस आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ द डाउट, तो आप आगे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।